हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हमने बात की थी पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल की, मोजलेज लॉ की। उनके ऊपर कुछ पॉइंट्स भी कहे थे हमने और कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट। तो ये सब पॉइंट्स तो हो गए थे। इसके बाद में एक पॉइंट और भी है, उसके बाद में फिर हम आज बात करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफेक्ट की। तो एक मैं पॉइंट और ले लूँ, वो पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन में है ये, कि जैसे पीरियड नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनकम्प्लीट but can be maximum 32। ये आप जानते हो, ये पढ़ चुके हैं हम कि फर्स्ट पीरियड में यू हैव 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड में 8। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली 8 एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही मैं क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूं आपको कि वाई only 8 elements in third period। why only 8 elements? जबकि हमें पता है क्या कि n is equal to 3 है। for n is equal to 3, 3 के लिए हमें साफ दिखता है कि 3s ऑर्बिटल हो सकता है, 3p हो सकता है एंड 3d ऑल्सो एग्जिस्ट। तो 3D ऑल्सो एग्जिस्ट। तो हाँ, लेकिन इसका लॉजिक तो हमने बताया था कि NS, NP, N-1D ये चेक करो तो 3D वाले भरेंगे नहीं यहां पर। बट लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो जरा ध्यान दो। होने को तो n इज इक्वल टू 3 के लिए 3s ऑर्बिटल ऑल्सो विल एग्जिस्ट, 3p, 3D। यहां 2 एलिमेंट्स भर सकते हैं, प्लस यहां 6, प्लस यहां 10, 18 एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड। 18 एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड हुए ये, बट हैं केवल 8। तो ये 18 क्यों नहीं है? तो कारण है स्टूडेंट्स ऑफ-बाउ रूल। अकॉर्डिंग टू, तो आंसर क्या हुआ इस बात का? अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल, according to Aufbau's rule, before 3D is filled, 4s orbital has lower energy and is occupied। आई बात समझ में आपको? देखो क्या कह रहे हैं ये कि 3D भरने से पहले 4s भर जाएगा और 4 स्टार्ट हो गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इसका मतलब फोर्थ पीरियड विल स्टार्ट। तो इसका मतलब फोर्थ पीरियड में जाएंगे ये 3D के इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ है 4s, तो उसके बाद 3D वाले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन थर्ड पीरियड जो एलिमेंट्स भरेंगे वो 3s में भरेंगे, 3p में भरेंगे 2 + 6 ओनली 8 एलिमेंट्स। तो 3D वाले नहीं भरेंगे, 3D वाले कहां जाके भरेंगे? फोर्थ पीरियड में। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। उसी के बेसिस पर ये डिराइव हुआ था। मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि किसी 8वें पीरियड में, 10वें पीरियड में, फ्यूचर में अगर इलेक्ट्रॉन भरने पड़े या एलिमेंट्स फिलअप करने पड़े इन द पीरियोडिक टेबल, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल यू फिल? दैट यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या था बताया था वो, NS, NP, N-1D, N-2F, N-3G एंड सो ऑन। ये है वो। तो ये इसी कॉन्सेप्ट से आया है, बेस्ड ऑन ऑफ-बाउ रूल। सो दिस इज बेस्ड ऑन ऑफ-बाउ रूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बताना था। आई हैव टोल्ड, ये इसको केयरफुली पढ़ें, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। एंड नाउ let us talk about effective nuclear charge।
सिंबल इसका यूज करते हैं जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हम स्टडी करते हैं अंडर स्क्रीनिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और व्हाट शील्डिंग इफेक्ट। चलिए बात करें। ध्यान दो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे एटॉमिक हाइड्रोजन है या और कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो वहां पर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा फ्रॉम द बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, that is completely on that single electron. No other electron is causing repulsion to the nearby electron and force of attraction is not reduced. But in case of the multi-electron species, the intervening electrons को बोलते हैं हम inner electrons, या जो न्यूक्लियस और outermost electrons के बीच के electrons हैं उन्हें बोलते हैं intervening electrons. तो intervening electrons reduce the force of attraction of the nucleus to the outer electrons, ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो घट गया बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर, उसकी वजह से एक न्यूक्लियर चार्ज जो लगता है वो थोड़ा कम लगता है, एंड दैट न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लिखेंगे इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स inner electrons or electrons placed between nucleus and valence shell, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ और रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of nucleus on outer electrons. This reduction in force of attraction by inner electrons reduction in force of attraction by inner electrons is called screening effect or shielding effect. अब ये शील्डिंग इफेक्ट है, शील्ड तो समझते हो आप, ढाल बचाने के लिए। तो तलवार बाज होते हैं वो ढाल साथ में रखते हैं, ढाल से वो दूसरों के वार से अपने को बचाते हैं और तलवार से अटैक करते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ढाल यूज करना। तो हु इज शील्डिंग, तो एक तरीके से भाई ढाल यूज कर रहे हैं तो एक अटैकर होगा जिस पे अटैक हो रहा होगा, एक वो होगा और एक बचाने वाला होगा। तो हु इज द अटैकर, न्यूक्लियस इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अटैक किस पे हो रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, और शील्ड कौन कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे बोल सकते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स from the attractive influence of
ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से बचाता है इनर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मतलब हुआ, तो इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। एक तरीके से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर घटा हुआ पाया जाता है और उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिंबल यूज करते हैं जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर जेड तो आप जानते हो एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज, and sigma is called shielding constant. Shielding constant or shielding or screening constant. अब बात आती है कि ये जो सिग्मा है, अच्छा इस बात को मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं, यहां कोई लेना देना नहीं है, बट आपको अगर याद हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने कहा था कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और आप फॉर्मूला ये यूज करते थे। तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आपने क्या फॉर्मूला यूज किया था, जैसे एनर्जी ऑफ द वेस ऑर्बिटल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, याद पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम, ये थी एनर्जी। बट आपने साथ में ये भी पढ़ा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही ये फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में इट फेल्स। क्यों फेल हो गया? बिकॉज बोहर साहब ने शील्डिंग इफेक्ट को कंसिडर किया ही नहीं, उनको आइडिया ही नहीं था कि शील्डिंग का इफेक्ट भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अगर शील्डिंग का इफेक्ट कंसिडर करते तो बोहर मॉडल वुड हैव बीन प्रेटी वेल एप्लीकेबल ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑल्सो। बोहर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते, नॉट एग्जैक्टली तो फिर काफी कुछ एक्यूरेटली कर पाते अगर उन्होंने शील्डिंग इफेक्ट को कंसिडरेशन में लिया होता। तो फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता था, कंसिडरिंग शील्डिंग इफेक्ट, तो बोहर का फॉर्मूला क्या हो गया होता, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की जगह क्या यूज करते हैं आप ही बताओ, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करते तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बोहर मॉडल वुड हैव बीन प्रेटी एक्यूरेटली एप्लीकेबल। तो ये एक पॉइंट था, ये आउट ऑफ द बॉक्स की बात है, ये यहां कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है, चलो आगे बढ़ते हैं। शील्डिंग की वजह से मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जेड इफेक्टिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर कम लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, तो सिग्मा जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना ही कम होगा। तो यहां से कह सकते हैं सिग्मा जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ही कम। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट शील्डिंग कांस्टेंट, तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स, पहला तो ये कि शील्डिंग इज कॉज्ड बाय द सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इफेक्टिव इन कॉजिंग शील्डिंग। तो शील्डिंग इज मेनली कॉज्ड बाय सेम शेल electrons and inner electrons, outer electrons are not effective in causing शील्डिंग। तो न्यूक्लियस
जहां पर हम शील्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही शील्डिंग कॉज करेंगे, बाहर वाले शील्डिंग कॉज करेंगे, वो इनइफेक्टिव होगा, दे आर नॉट इफेक्टिव, नेग्लिजिबल होगा वो। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा शील्डिंग उतनी ज्यादा कॉज करेगा। तो क्लोजर इज द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, greater will be the shielding caused by it। तो जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग उतनी ज्यादा कॉज करेगा, एंड दिस इज ड्यू टू द पेनिट्रेशन पावर, दिस इज ड्यू टू penetration power, दिस इज ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है कि सेम शेल हो, फॉर सेम शेल मतलब सेम एन, एन अगर सेम हो तो NS इज बेटर इन शील्डिंग देन NP, बेटर देन ND, बेटर देन NF। डिक्रीजिंग shielding caused per electron basis, पूरा ऑर्बिटल भरे हुए की नहीं बात कर रहे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो NS का 1 इलेक्ट्रॉन will cause better shielding than NP, NP का इलेक्ट्रॉन would be better than ND and better than NF पर इलेक्ट्रॉन बेसिस। ये याद रखना, पर इलेक्ट्रॉन बेसिस। जैसे हम ये बात कहते ही हैं, कह भी चुके हैं कि 3s is better in shielding than 3p and then 3d, better in shielding। तो इस तरीके से आप बोलते हो पर इलेक्ट्रॉन बेसिस पर शील्डिंग का ये ऑर्डर रहेगा, एंड दिस इज ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर है, उसके बेसिस पर शील्डिंग कॉज करेंगे। सो लाइक दैट यू विल हैव टू से। बट स्लेटर्स रूल में इसका कोई स्लेटर्स रूल कौन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम सिग्मा की करते हैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज एज पर द स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर्स रूल में इस बात को हम कंसिडर नहीं करते, स्लेटर्स ने इस बात को कंसिडर नहीं किया। उन्होंने S का P का सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट सेम माना, जबकि NS causes more shielding than NP, NP causes more than ND and so on. So this is an important point you should remember based on penetration power। चलिए अब बात करते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करें शील्डिंग कांस्टेंट का, और हाउ टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लेटर्स रूल। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर्स के कुछ गाइडलाइंस हैं जिनसे आप सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ऑन एनी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये IIT JEE के सिलेबस में नहीं होता, नॉट इन IIT JEE सिलेबस। कैलकुलेशन नहीं, जेड इफेक्टिव तो सिलेबस में है, जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के जो ट्रेंड्स हैं वो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। बट कैलकुलेशंस आर नॉट इन JEE सिलेबस, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट कोई खास बात है नहीं, बहुत आसान है, ये पढ़ लो तो अच्छा है, यू विल हैव द फीलिंग अबाउट। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा अबाउट सिग्मा बाय स्लेटर्स रूल। बट मैं ये बात बता देता हूँ कि JEE के सिलेबस में है या नहीं है। कारण है कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो केवल नीट की या मेंस की प्रिपेयर करें JEE मेंस के लिए, तो वो तो श्योरली इसको स्किप कर सकते हैं, बट जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हें तो पढ़ना चाहिए इसको।
तो फॉर NS NP इलेक्ट्रॉन, इसके लिए नियम क्या होंगे? तो क्या गाइडलाइंस हैं? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, राइट कॉन्फ़िगरेशन एज, जो एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये स्लेटर्स का कॉन्फ़िगरेशन है कि 1s मतलब एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले एक साथ आएंगे, सब एक साथ, तो 1s, फिर 2s 2p का अलग ग्रुप बनाओ, 3s 3p का अलग और d अलग, और d और f भी अलग, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। और अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि NS NP इलेक्ट्रॉन पर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जेड इफेक्टिव कितना लगेगा या सिग्मा कितना लगेगा। तो ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हो गए, एक ग्रुप, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, लाइक दैट, ये ग्रुप्स हैं, ये सब ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स write to NSNP do not contribute in sigma। ये बात तो हमने अभी कही थी कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन सिग्मा, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड, all the other electrons, what is the meaning of all the other electrons? मान लो हम 4s 4p पे बात कर रहे हैं, 4s 4p में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स मान लो 4s में 2 हैं और p में मान लो 6 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, p में जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना भरे हुए पूरे, तो हम किसी इलेक्ट्रॉन पे तो फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो 6 में से 5 इलेक्ट्रॉन कॉज करेंगे उस पर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि छठे इलेक्ट्रॉन पर तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं इलस्ट्रेट करूंगा तो बताऊंगा इस बात को। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट 0.35 टुवर्ड्स सिग्मा। However, note that in case of 1s contribution is 0.3, ये केवल हीलियम के केस में ऐसा आएगा और कहीं नहीं आएगा ये, या कहीं आ जाएगा किसी में भी अगर हम 1s में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1s के केस में कंट्रीब्यूशन इज 0.3, बाकी सभी NS NP के केसेस में कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0.35 टुवर्ड्स सिग्मा। फोर्थ, all the n-1 shell electron contribute 0.85 towards sigma। Fifth, rest all inner electrons contribute 1 towards sigma। तो देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, 0.85 हुआ अब फिर 1 हो गया। ये नियम थे, इसके बेसिस पर आप सिग्मा कैलकुलेट करोगे। तो मैं एक इलस्ट्रेट भी करता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, आप इसका ग्रुप्स के टर्म्स में लिखो, स्लेटर्स के ग्रुप्स के टर्म्स में, तो कैसे 1s 2 2s 2 2p 6
3s1। मान लो बस सिग्मा कैलकुलेट करना चाहें तो सिग्मा ऑन 3s इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें? तो व्हाट विल बी सिग्मा 3s इलेक्ट्रॉन, 3s इलेक्ट्रॉन पर जिस पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसे छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसे छोड़ के बाकी कितने बचे 3s में? 0। तो 0 इंटू ईच कंट्रीब्यूट्स हाउ मच? 0.35 प्लस n-1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स? n की वैल्यू 3 थी यहाँ, तो n-1 मतलब 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन्स, ईच कंट्रीब्यूट्स 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड विल कंट्रीब्यूट 1, तो 2 इंटू 1। तो जरा देखें कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, प्लस 8 40 0 4 8 गुणा 8 64 6.4 या 64 और 4 68 6.8 ये हुआ, प्लस 2 8.8 यही आया। जरा देखना जेड इफेक्टिव कितना हुआ। जेड इफेक्टिव ऑन 3s electron is equal to what? That is Z11 minus 8.8 8.8। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? जरा चेक करेंगे, 9 2 2.2। देखो, such a strong reduction in the force of attraction by the nucleus, न्यूक्लियर चार्ज Z11 था और घट करके 2.2 रह गया। इसका मतलब 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। दैट्स वाई ये बात आप जानते भी होंगे और नहीं जानेंगे तो आप सीखेंगे, आप मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, that ionization energy of sodium is quite small. That's why sodium easily forms sodium cation and forms the compound in the form of +1 oxidation state. आप जानते हो ये बात क्यों? क्योंकि Z effective is very small on 3s इलेक्ट्रॉन। तो 3s इलेक्ट्रॉन्स पर Z effective बहुत ही कम था सोडियम के केस में। That's why the ionization energy of the sodium is very very small. आसानी से वो कैटायन बनाते हैं। That's why metal easily lose electrons. Z effective काफी घट जाता है उन केसेस में। तो ये 3s पे हुआ। अच्छा, कोई ये कैलकुलेट कर ले, सर मुझे 2p पे और कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो भाई देख लो, सिग्मा ऑन 2p इलेक्ट्रॉन, सिग्मा ऑन 2p इलेक्ट्रॉन, जरा देखना, सिग्मा ऑन 2p इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां 2p में 2s 2p सारे लेने हैं। तो ध्यान दो, p में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, छठे इलेक्ट्रॉन पे तो हम निकालेंगे तो कितने शील्डिंग कॉज करेंगे? 5। अच्छा, आउटर वाले कॉज नहीं करेंगे, नो, 3s वाले कॉज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब p वाले 5 कॉज करेंगे, तो 5 और 7 इलेक्ट्रॉन कॉज करेंगे। तो हम 3 पे निकाल रहे हैं, तो सिग्मा कितना हुआ 3p के लिए? 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन विल कॉज 0.35 प्लस n-1 वाले इलेक्ट्रॉन कितने? 2 विल कॉज 0.85। तो जरा देखेंगे, 7 पंजे 35, 3 और 7 या 21 और 3 24, 2.45 प्लस 2 8 दूनी 16 1.7 0। ऐड करोगे तो कितना हो गया? ये हो गया 5 और ये हो गया 7 और 4 11, 1 2 और 1 3 और 1 4 4.15 ये आया जेड इफेक्टिव। एक बार गुणा 7 या 21 एक बार चेक कर लो जरा। मान लो 2p पे निकालना चाह रहे हैं तो आउटर वाले इफेक्टिव नहीं होंगे, 2p वाले में 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो गया? 6 और 2 8, 7 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। आई थिंक ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोसीजर वुड बी दिस। आ गया ये, तो जेड इफेक्टिव कितना? जरा देखो जेड इफेक्टिव कितना। सो जेड इफेक्टिव ऑन 2p comes out to be how much? 11 minus 4.15, तो कितना हो गया? 7 6.85। सी 6.85 कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो यही कारण है कि सोडियम shows only the +1 oxidation state, does not show the +2 oxidation state in its compounds because removal of the second electron from sodium atom is very very difficult। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन भी, आपको कई बार फील करवाते हैं, भले ही जेई के सिलेबस में नहीं है ये, बट ये फील कराते हैं आपको कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया आपको, किसके लिए? ए में NS&P। जरा ND और NF इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करें। लिखो B
for ND और NF इलेक्ट्रॉन, फॉर ND और NF इलेक्ट्रॉन क्या प्रोसीजर है? राइट राइट कॉन्फ़िगरेशन एज अबव। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसे जैसे हमने ए पार्ट में अभी NS-NP के लिए लिखा था, तो राइट कॉन्फ़िगरेशन एज अबव। Electrons to the right of ND or NF do not contribute in sigma। बिल्कुल वैसे ही पॉइंट है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कॉज सिग्मा। थर्ड, ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स टर्म इंपॉर्टेंट है। ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक को छोड़ करके बाकी सब कॉज करेंगे ऑफ द सेम शेल। तो ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ND और NF cause or contribute point 35 towards sigma। all inner electrons कंट्रीब्यूट 1 टूवर्ड सिग्मा। बहुत ही आसान ये नियम है। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके देता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ऐसा हो, जिंक ले लें। चलो जिंक लेते हैं 30। ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ग्रुप के हिसाब से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ये 2 2 6 2 6 10 3d 10 एंड 4s 2 हो गए ना 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 और 2 8 और 2 10, 2 12 और 6 18 और 10 28 और 2 30। हाँ ये हो गए। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। ऑन 3D 3F पे कैलकुलेट करना है, 4S पे कैलकुलेट करना है। तो फिर तो वही वाले जो हमने ए में पढ़े थे NS-NP वाले, अभी हम चलो डी पे फाइंड आउट करते हैं, यहां फाइंड आउट करते हैं। तो फिर आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कंट्रीब्यूट। तो सिग्मा ऑन 3D लेट अस फाइंड आउट। तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट 0.35 टुवर्ड्स सिग्मा। तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, एक पर हम चेक कर रहे हैं। तो हाउ मेनी रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स? 9 इलेक्ट्रॉन्स into how much contribution? 0.35 plus rest of the all inner electrons will contribute 1 towards sigma। कितना? 6 और 2 8 और 8 16 और 2 18 18 into 1। देखो कितना आया? 9 तिया 9 पंजे 45 4 और 9 तिया 27 और 4 31 3.15। चेक कर लो। 9 गुणा 5 45 4 9 30 27 और 4 31 3.15 प्लस 18 21.15। तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव कितना हो गया ऑन 3D इलेक्ट्रॉन? दैट इज हाउ मच? 30 माइनस सिग्मा 21.15। सो लाइक दैट यू विल कैलकुलेट एंड इट विल कम आउट टू बी 8.85। सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। तो ये था जेड इफेक्टिव ऑन 3D। अब एक नोट करके, वो पॉइंट मैंने लिखा तो था, मैंने उसको इलस्ट्रेट नहीं किया। आपने एक पॉइंट लिखा था NS-NP वाले में, क्या कि अगर 1s है तो कंट्रीब्यूशन बाय द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी व्हाट? 0.3। तो जैसे हीलियम का केस लो, 2 इलेक्ट्रॉन हैं 1s2, बस यही है और तो कुछ है ही नहीं। तो बताओ सिग्मा कितना हुआ 1s पे? तो सिग्मा वुड बी 1 ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक पे तो लग रहा है, दूसरा कितना कॉस्ट करेगा? 0.3 कॉस्ट करेगा। तो 0.3
तो व्हाट इज जेड इफेक्टिव? सो व्हाट इज जेड इफेक्टिव इन दिस केस ऑफ हीलियम इज व्हाट? तो 2 minus 0.3, so value comes out to be 1.7. so like that you can see. कभी कभी अप्रॉक्सीमेटली अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि जस्ट फाइंड आउट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम जेड इफेक्टिव का यूज कर सकते हैं इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ये था कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। पूरा वीडियो लेक्चर शुरू से आखिर तक जब भी स्टूडेंट जरूर देखें। फिर